बादशाह लुई की फ्रेंच फौज की तबाही और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाने के बाद यह 7वां क्रूसेड इफेक्टिवली खत्म हो जाता है। अब बादशाह के सामने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह अपनी बाकी फंसी हुई फौज को मुसलमानों के कब्जे से बचाए। मगर मुसलमानों की सफों में भी इंतशार बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। इस वक्त शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की औलादें हुकूमत कर रही होती हैं, मगर मिस्र में उनका तख्ता उलट दिया जाता है और ममलूक सल्तनत यहां वजूद में आती है। ममलूकों और अयूबियों के दरमियान इख्तलाफात को किंग लुई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है और अयूबियों से कहता है कि अगर वो उसका साथ दें तो ये मिलकर ममलूकों के खिलाफ जंग करें। मगर इसी दौरान में मंगोल खतरा उम्मत मुस्लिमा के सर पर मंडला रहा था। इस बात को देखते हुए खलीफा बगदाद ने शाम और मिस्र की सल्तनतों के दरमियान दखल दिया और अयूबियों और ममलूकों के दरमियान सुलह करा दी। इस सुलह के नतीजे में सलीबियों के वो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए कि जो मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात का फायदा उठाकर हासिल करना चाहते थे। नतीजतन 7वीं सलीबी जंग यहां खत्म हो जाती है। किंग लुई अपनी तमाम बची कुची फौज को साथ लेकर बहरी जहाजों के जरिए वापस अपने मुल्क रवाना हो जाता है। 1270 में एक दफा फिर किंग लुई ने अपनी इस हजीमत और जिल्लत का बदला लेने के लिए एक और सलीबी जंग का आगाज किया, लेकिन अब की दफा वो मिस्र के करीब भी ना पहुंच सका और एक गलतफहमी की बुनियाद पर त्यूनिस जा पहुंचा, जहां उसका इंतकाल हो जाता है। इसी तरह ये 8वीं सलीबी जंग जो किंग लुई ही ने शुरू की थी, वो भी अपने इख्तिताम को 1270 में पहुंच जाती है। इसी तरह 1271 में इंग्लैंड का बादशाह 9th क्रूसेड लॉन्च करता है, लेकिन वो भी बगैर किसी मकसद को हासिल किए खत्म हो जाती है। अब इफेक्टिवली वो तमाम सलीबी जंगें जो मुसलमानों के खिलाफ पिछले 150 साल से जारी थी, 9वें क्रूसेड के बाद मुकम्मल तौर पर दम तोड़ देती हैं और अब मुसलमान शाम, फलस्तीन और इसके तमाम इलाकों से सलीबियों को बाहर निकाल देते हैं। यह तमाम काम भी आने वाले वक्तों में सुल्तान बैबरस के हाथों ही अंजाम पाता है। मगर अब हम अपनी तवज्जो थोड़ा सा तारीख में पीछे जाते हैं कि जब 8वीं सलीबी जंग 1254 में किंग लुई की सलीबी जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, अब मुसलमानों की तवज्जो मंगोल खतरे की तरफ होती है। आपको याद होगा कि 1258 में हलाकू खान की फौजें बगदाद को तबाह बर्बाद करती हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंच जाती हैं। बैबरस इस वक्त ममलूक फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मुसलमान फौजों की क़यादत कर रहे होते हैं और सुल्तान कुतुज मिस्र के तख्त पर बराजमान होते हैं। हलाकू खान जब अपनी फौजों के साथ मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने कुछ सफीर एक इंतहाई जिल्लत आमेज खत के साथ सुल्तान कुतुज के पास रवाना करता है। उस खत में उसने न सिर्फ मुसलमानों की तौहीन की, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियां की। वो खत इस कदर तौहीन आमेज था कि सुल्तान कुतुज जलाल में आकर उन सफीरों की गर्दनें उड़ा देते हैं। मंगोल कानून के मुताबिक इससे ज्यादा बड़ी तौहीन इनकी सल्तनत की नहीं हो सकती थी कि अगर इनके सफीर की गर्दन उतार दी जाए। हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ आगे बढ़ता है और मिस्र की सरहद पर ऐनुल जालूत के मकाम से कुछ पीछे पहुंच जाता है। मुसलमान फौज सिर्फ 20,000 होती है और उसकी क़यादत रुकनुद्दीन बैबरस कमांडर इन चीफ कर रहे होते हैं। मुसलमान फौज और मंगोल लश्कर के दरमियान ताकत का तवाजुन 1 और 15 का था। मुसलमान उम्मत और मिल्लत का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ चुका था। पूरी मुसलमान दुनिया को ताराज करने के बाद मिस्र अब एक आखिरी किला था कि अगर यह भी फतह हो जाता तो उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका और अंदलूसिया तक मंगोलों को रोकने वाला कोई नहीं था और फिर शायद मक्का और मदीना तक उनके यलगार को नहीं रोका जा सकता था। यह तारीख का एक डिसाइसिव मोमेंट था कि इसमें शिकस्त की सूरत में मिल्लत इस्लामिया का नाम और निशान मिट जाता। अल्लाह ताला को बिलाखिर मुसलमानों की हालत पर रहम आता है और एक फैसला कुन डिसाइसिव डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो इस जंग का पासा पलट देती है।
ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراً ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجیں لے کر روس، داغستان، چچینیا اور وولگا ریجن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ دو وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب عین الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے۔ عین جنگ سے پہلے تقریباً 3.25 لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیا کی طرف، اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ مسلمان 20,000 فوج اب 3 لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریباً 40,000 منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے، اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنایا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف، تو دوسری طرف سے منگول جنرل قطبوقہ نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی، مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے عین الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا۔ اس منگول فوج کے ایک ایک فرد کو مسلمان فوج نے کاٹ کے رکھ دیا۔